नमस्कार साथियों, एडुराम रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र या नदी तंत्र दोनों बात एक ही है, चाहे अपवाह तंत्र करिए चाहे नदी तंत्र करिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहेंगे कि जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ये सिर्फ ना आप तक बल्कि आपके साथियों तक भी पहुँच सके, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो सके। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इनसे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, यानी कि ये एक वीडियो आपको 1 नंबर दे जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैनल इसको शुरू करते हैं। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक कहा जाए कि जिसे एक हिमालयन अपवाह तंत्र है, हिमालयन है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय कहें या फिर मध्य या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र कहें। अच्छा, अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र ये होता है, इसे बहुत सी छोटी छोटी धाराएं होती हैं और ये छोटी छोटी धाराएं कई दिशाओं से मिलकर एक मुख्य धारा बना दे, उसे अपवाह तंत्र कहेंगे या नदी कहेंगे। ठीक है, तो यही होता है अपवाह। तो ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में बात करेंगे कि ये जो हिमालयन अपवाह तंत्र है इससे रिलेटेड कौन सी नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां कौन सी है, ये कहाँ से इनका उद्गम है और ये किस सागर में जाके मिलती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हिमालयन अपवाह तंत्र है तो ये प्रमुख तीन भागों में बटा हुआ है, या फिर किसकी 3 प्रमुख नदियां हैं। एक है सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये जो सिंधु नदी है तो ये सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर तिब्बत का। जो तिब्बत है चीन, इसमें एक मानसरोवर झील है। ये जो मानसरोवर झील है इसका उद्गम स्थल है, यानी ये चीन से यानी तिब्बत से होते हुए लद्दाख से प्रवेश करते भारत में प्रवेश करती है, गिलगित से पास होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए और ये बंगाल की अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाके ये विलय हो जाती है या मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन से देश हुए, यानी चीन, भारत और पाकिस्तान, ये 3 देशों से होके गुजरती है। और उसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट से होता है। और जो ये भारत में प्रवेश करती है तो ये लद्दाख में एक जगह है दमचोक, इसी से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे गिलगिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ पे कराची के पास ये अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अच्छा, इसी नदी के किनारे भारत में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जिला है, तो वो लेह है। जम्मू लद्दाख में जो लेह जिला है जो इसी सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अच्छा, इसकी 5 प्रमुख नदियां हैं कि सहायक नदियां हैं। वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये तो सिंधु नदी हो गई, ये सिंधु नदी हो गई।
अच्छा, जो इस 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, इसका क्रम कई बार पूछा गया है। तो ये एक है झेलम नदी, इसका क्रम लिख देते हैं। झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ठीक है, तो ये क्रम जरूर आप याद रखिएगा कि इसका क्रम कौन कौन सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बताएं, जो झेलम नदी है ये कश्मीर घाटी में एक बेरीनाग जगह है। बेरीनाग, जो बेरीनाग है इसका उद्गम स्थल है। ये यहाँ से निकलती है और ये जाके ये चेनाब नदी से जाके ये मिल जाती है चेनाब नदी में। ठीक है, ये झेलम। तो ये कश्मीर घाटी में एक बेरीनाग जगह है, वहाँ से ये निकलकर चेनाब नदी में मिल जाती है। और जो ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है। लगभग 170 किलोमीटर की सीमा। ये एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बता रहे हैं और बहुत ही अच्छे जानकारी आपको मिल रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। तो ये जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी, जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, झेलम नदी की बात करें तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी की बात हो गई। अब इसके बाद आगे बात करें चेनाब नदी। चेनाब नदी, जो चेनाब नदी है इसका उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के पास एक लारा दर्रा है, K12 जिसे कहा जाए, K12 लारा दर्रा, K12 लारा दर्रा, उसके पास हिमाचल प्रदेश में के पास एक K12 लारा दर्रा है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये जो नदी है इसकी जो दो प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, एक है चंद्र और एक है भागा। ये दोनों नदियाँ मिलकर चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि जो चेनाब नदी है इसे चंद्रभागा नाम के नदी के नाम से भी ये इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़कर ये नदी पाकिस्तान में जाकर, ये नदी चेनाब नदी यहाँ से निकल के हिमाचल प्रदेश के पास से और आगे बढ़ते हुए ये सिंधु नदी में आगे जाके ये पाकिस्तान में आके मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो एक नदी है रावी नदी। रावी नदी भी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर में पंजाब होते हुए पाकिस्तान में, हिमाचल प्रदेश के पास में ही यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान में जाके रावी नदी पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी से ये मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है और ये आगे बढ़कर चेनाब नदी में पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, रोहतांग दर्रे की बात से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। यहीं से एक नदी निकलती है व्यास नदी, छोटी सी, और ये जो है सतलज नदी से होते हुए जाके ये चेनाब नदी में मिलती है। चलिए ये इसके बाद बात करेंगे। यह है व्यास नदी है। ठीक है, और ये है सतलज।
तो ये जो व्यास नदी है इसका भी उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल होता है और ये जाके ये सतलज नदी में मिल जाती है। और जो सतलज नदी है ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से होकर हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और जाकर ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। ये जो ये स्थान है ये मानसरोवर के पास ही में है, राक्षस ताल। राक्षस ताल से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से ये मिल जाती है। और जो ये व्यास नदी और सतलज नदी है, यहीं पे एक पंजाब में एक स्थान है हरिके क्षेत्र। ये जो स्थान है इसे कहते हैं हरिके क्षेत्र। हरिके क्षेत्र से ही एक नहर निकलती है, इसे कहते हैं इंदिरा नहर। ये पंजाब में राजस्थान होते हुए गुजरती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसे इंदिरा नहर कहा जाता है। ये नहर इसी से ही इन्हीं दो नदियों से निकलती हुई। और जो ये इंदिरा नहर है, इंदिरा नहर की लंबाई जो है, इंदिरा नहर इसकी लंबाई है लगभग 470 किलोमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिस स्थान पर पांचों नदियां चिनाब नदी में जाकर मिलती हैं, तो ये यानी जो ये है, ये सारी जो पांचों नदियां हैं, या यहाँ पे इसे पंचनद कहा जाता है। पंचनद नदी। तो ये जो पांचों नदियां यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांच नदियां जब इकट्ठा होकर मिल जाती हैं तो इसी को ही पंचनद कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। तो यही नदी जो है पंचनद के नाम से कहलाई जाती है, यानी पांचों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसका मतलब पंचनद होता है। अच्छा, सन 1960 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसा सकता है, क्योंकि जितनी नदियां हैं भारत से होकर ही गुजरी हैं। अगर भारत अपनी इन नदियों का प्रवाह अगर रोक दे या फिर इस पर डैम बना दे या बांध बना दे तो ये पाकिस्तान एक एक बूंद के तरस जाएगा। लेकिन इसी के लिए एक 1960 में एक समझौता हुआ था विश्व बैंक की अध्यक्षता में। विश्व बैंक की इसका अध्यक्ष था। इसमें कहा गया कि जो तीन नदियां हैं यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीन नदियों का जो पानी है इसका 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और जो 20% है ये भारत इस्तेमाल करेगा। और बाकी की जो तीन नदियां हैं यानी कौन सी बची, रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदियों का 80% जो पानी है उसका इस्तेमाल भारत करेगा और जो बाकी का 20% है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर की जो तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और बाकी की जो नीचे की तीन हैं इसका 80% यानी रावी, व्यास और सतलज का इसका तीन का इस्तेमाल भारत करेगा 80%। ये तो था सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। तो आगे बढ़े तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी है वो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों और इसका उद्गम और उसके क्या क्या है पूरा इसके बारे में बात करेंगे, यानी गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो जो ये गंगा नदी तंत्र है तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर।
ठीक है। और इसकी इसका जो है 2071 किलोमीटर भारत में है। बाकी का जो बचता है वो बांग्लादेश में है। ठीक है। और जो ये गंगा नदी है, तो ये उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे कहते हैं सतोपथ हिमानी। दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है। सतोपथ हिमानी में है अलकनंदा और गौमुख से भागीरथी है। ये ही दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। अच्छा, ये दो नदियां जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर ये मिलती हैं। ठीक है। अब देवप्रयाग की बात हुई तो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये कौन कौन सी हैं, किस स्थान पे कौन सी नदी मिलती है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। यानी तो बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी, ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग है। और अलकनंदा और मंदाकिनी, ये दोनों नदियां जहां पे मिलती हैं उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भिंडारी जिस स्थान पे आकर मिलती हैं उसे कहता है कर्णप्रयाग। और अलकनंदा और धौली गंगा जिस स्थान पे मिलती हैं उसे कहा जाता है विष्णुप्रयाग। ठीक है। तो यानी अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग पे, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे, अलकनंदा पिंडारी ये कर्णप्रयाग पे, अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग पे आकर मिलती हैं। और यही नदियाँ सब मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और जो केदारनाथ है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, और जो बद्रीनाथ है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यही उत्तराखंड के पास में ही है ये सारे। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा कम लिख पा रहे हैं, बाकी जैसे हमने लिख दिया है इसी का एक चार्ट बना लीजिए और इसी चार्ट से आप याद करते रहिएगा। ठीक है। और ये गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एक जगह है। उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का। यहीं से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में से निकलने से पहले ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक का नाम है हुगली और दूसरे का नाम भागीरथी है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में और वही भागीरथी जो आगे बढ़ते हुए यही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यही पद्मा और ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यही मेघना दोनों जब मिल जाती हैं तो मेघना नदी का निर्माण करती हैं। और यही आगे बढ़ते हुए सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है नदी। ठीक है।
तो अब इसकी बात करें कि ये गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अगर सहायक नदियों की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो कि गंगा की ही सहायक नदी है, इसे यमुना कहा जाता है। यही गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना है, सोन है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है। यमुना है, सोन है, घाघरा है, घाघरा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, गंडक है, कोसी है, रामगंगा है, आदि यही रामगंगा है। और इसके अलावा भी और भी कई नदियां हैं, वो भी आप सर्च देख लीजिएगा आगे। आदि जो नदियां हैं, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो यही सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात हुई है सहायक नदी में यमुना, जो कि सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए कि यमुना नदी इसका उद्गम स्थल है। जो इसका उद्गम स्थल है यमुना नदी का, ये उत्तराखंड में एक बंदरपुछ चोटी है, वहीं से एक यमुनोत्री है, यमुनोत्री से ही निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम यमुना नदी पड़ा है। तो ये उत्तराखंड में एक चोटी है, या फिर इसे कहें बंदरपुछ, यहीं यमुनोत्री है, बंदरपुछ चोटी, यहीं से ये निकलती है और आगे बढ़ते हुए हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में आके ये गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। इस यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है, कालिंदी नदी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, ये पॉइंट पे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जो ये यमुना नदी है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। तो ये प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, जो प्रमुख हैं केवल वही बता रहे हैं, बेतवा, और यह है केन। ठीक है, अच्छा थोड़ी छोटी शॉर्ट में ही, अच्छा आपको इसी में ही बता देते हैं कि जो चंबल नदी है, ये जो चंबल नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी है जो एमपी में एक जगह है, इंदौर जो है, इंदौर में माहू क्षेत्र है, माहू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, और ये ऐसे होते हुए ये एक जिला है कोटा और राजस्थान में, वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये है चंबल और ये है यमुना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आकर ये इटावा ज़िले में आकर ये यहाँ पे ये मिल जाती है। ठीक है, ये इटावा है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थल है इंदौर के पास है, माहू क्षेत्र है, माहू क्षेत्र में आके इसका उद्गम स्थल है, और ये आके ये इटावा में यमुना नदी से आके ये मिल जाती हैं। इसी के साथ में एक और सहायक नदी है ये बेतवा नदी। तो ये एमपी में ही, ये भी एमपी से भी ये भी निकलती है, इंदौर से निकलते हुए ये आकर उत्तर प्रदेश में यहाँ से निकलती है, भोपाल, इंदौर से नहीं, ये भोपाल से निकलती है, भोपाल से निकलती है, और ये ऐसे बहते हुए ये है बेतवा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में आकर ये यमुना नदी से ही आके ये मिल जाती है। आगे बढ़ें तो गंगा नदी है,
इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसे कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है और बहुत से रास्ता बदलने की वजह से ये बहुत से क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। और ये इसका जो उद्गम स्थल है ये यहाँ नेपाल से निकलते हुए और बिहार में एक जगह है, एक जिला है कटिहार। कटिहार में आकर ये गंगा नदी से आकर ये मिल जाती है। इसी की एक और सहायक नदी है दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थल है झारखंड में। झारखंड के छोटा नागपुर का पठार है इसका, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये यहाँ से ये निकलते हुए ये जाके जो कि गंगा की ही एक दो धाराओं में जहाँ बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं भागीरथी और हुगली। तो ये हुगली में जाके ये हुगली में आगे जाके मिल जाती है। अच्छा, ये इसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है, इस नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का अभिशाप कहा जाए, बल्कि कहें तो बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और ये अत्यधिक दूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो गंगा नदी की एक और सहायक नदी है, वो है गोमती नदी, जो कि गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है, गोमती नदी। इसका उद्गम स्थल है पीलीभीत में। एक झील है फूलर झील, या जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है, फूलर झील। ये वहाँ से निकलती है और आगे बढ़ते हुए ये गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। इसी नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़े तो एक और नदी है गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। ये जो सोन नदी है, इस सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से निकलती है। और जो ये सोन नदी है, इस सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, यहाँ से ये निकलते हुए और ये जाके ये बिहार में ही गंगा नदी से आके ये मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि जिनका नाम है घाघरा है, गंडक है, रामगंगा है। ये भी और भी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि प्रमुख नदियों में से एक हैं, सहायक नदियों में से। अच्छा, जो गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। जो ये राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया से, तो ये सन 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय नदी। ये इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी मानसरोवर से ही निकलती है और मानसरोवर से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके असम घाटी में प्रवेश करते बांग्लादेश में मिलते हुए ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसे तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। और जब यही नदी अरुणाचल प्रदेश में
से प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। यही अरुणाचल प्रदेश में ही इसका नाम होता है दिहांग। और जब ये यही ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी से प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम यहाँ पे हो जाता है जमुना। और जो ये गंगा नदी है इसका नाम हो जाता है पद्मा। और यही दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो ये आगे मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जो सहायक नदियाँ हैं वो है तिस्ता, सुवनसिरी, इसके अलावा एक और नदी है मानस। इसके अलावा जो एक और है दिबांग। इसके अलावा एक और जो है वो है कमांग, लोहित, इसके अलावा एक और जो नदी है बराक। इसके अलावा एक और जो प्रमुख सहायक नदी है कापिली। ये जो तिस्ता नदी है तो इसका जो उद्गम स्थल है वो सिक्किम क्षेत्र से होता है। और जो लोहित नदी है इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बराक नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो मणिपुर की पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ते हुए जो मेघना नदी है इससे मिल जाती है, और जो कि एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये था पूरा भारत का अपवाह तंत्र, जो कि दो भागों में था। हिमालय क्षेत्र से जो निकली हुई थी प्रमुख नदियाँ थीं उनका अपवाह तंत्र था। इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये प्रमुख अपवाह तंत्र थे। इनकी सहायक नदियों के बारे में भी जान लिया। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में जो बात करेंगे वो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे उनकी, और मध्य भारत या दक्षिण भारत के बारे में बात कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।